Hi everyone, this is the next part of chapter 6. We are on page 60 and I am going to continue from where I left in the last part. हम लोग बात कर रहे थे सुबू के बारे में एंड कैसे जो हमारा ऑफिस बॉय है मेकअप डिपार्टमेंट का उसे सुबू बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट ऑथर का पर्सपेक्टिव सुबू को लेकर डिफरेंट था. सुबू वॉज ऑल्सो रेफर टू एज नंबर 2, मतलब वो जो बॉस है उनका उससे सबसे ज़्यादा क्लोज, उससे सेकेंड नंबर सबसे ज़्यादा क्लोज थे. बिकॉज वी नो सबसे ज़्यादा क्लोज तो हमारे ऑथर थे, सेकेंड नंबर पे जो है वो सुबू आते थे. एंड प्रॉबेबली इसलिए ऑफिस बॉय को ये प्रॉब्लम भी थी, उनसे ये प्रॉब्लम थी. नाउ ऑथर ने अपना पर्सपेक्टिव बताया है सुबू को लेकर एंड देर इज अ लॉट ऑफ गुड ट्रेट्स अबाउट हिम जो ऑथर ने हमें डिस्क्राइब करे हैं. सो दैट इज वाई वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट कन्विंस्ड बाय जो भी हमें ऑफिस बॉय ने बोला था उससे कन्विंस होना थोड़ा सा मुश्किल है. सो ही सेज he had the ability to look cheerful at all times even after having had a hand in a flop film. तो he always used to be cheerful, कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई फिल्म फ्लॉप भी हो जाए तब भी वो बहुत ज़्यादा cheerful रहते थे. He always had work for somebody. He could never do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. तो क्या बताया जा रहा है कि इवन दो अगर उनका हाथ किसी फिल्म में उन्होंने काम करा एंड इवन दो द फिल्म डज नॉट डू वेल इन द बॉक्स ऑफिस या फ्लॉप हो जाती है, फिर भी उनका ये ट्रेट था या उनकी एक क्वालिटी थी कि वो तब भी बहुत चीयरफुल रहते थे. ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, हमेशा उनके पास किसी ना किसी के लिए काम होता था. एंड ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली. बट उनकी जो लॉयल्टी थी टुवर्ड्स पीपल एंड इन दिस केस टुवर्ड्स द प्रिंसिपल यहाँ पे है SS वसंत जो कि इनके बॉस थे, सबके जो फाउंडर थे जेमिनी स्टूडियोज के. वो बॉस जो थे उनके साथ इनकी बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप था या उनकी बॉन्ड बहुत अच्छा था. ही वॉज अ वेरी लॉयल मैन. तो ये सारे ट्रेट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं जो जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि he was very cheerful, he always had work for somebody, he was very loyal. एंड आगे हम पढ़ते हैं अभी. He was tailor-made for films. Again, you can note down this line. He was tailor-made for films. Here was a man who could be inspired when commanded. The rat fights the tigress underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say. And Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on its victim's offspring. Good, but I am not sure it is effective enough, the producer would say, and in a minute Subbu would come out with 14 more alternatives. So यहाँ तक हमें क्या बताया जा रहा है कि सुबू के बारे में सारी कहानी है. अभी तक हमने देखा कि कैसे वो ऑफिस बॉय आकर हमारे ऑथर को या उनके जो बॉस हैं, ऑथर हैं हमारे अशोका मित्रन, उनको कैसे वो प्रॉब्लम्स अपनी डिस्कस करते हैं कि उन्हें कैसे सुबू से इतनी प्रॉब्लम है कि इतना, और साथ ही वो अपनी नॉर्मल जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं. बट यहाँ पर हमें पूरा एक अकाउंट दिया गया है अबाउट हिज गुड क्वालिटीज और अबाउट हिज ट्रेट्स. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्या क्या उनकी गुड क्वालिटीज थी, जैसे कि वो हमेशा ही चेयरफुल रहते थे. सेकेंड कि वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, वो बहुत ज़्यादा उनके पास हमेशा किसी ना किसी के लिए काम होता था. ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समवन. नेक्स्ट वी कैन से दैट ही वॉज लॉयल. वन मोर थिंग विच आई मिस्ड इज यू कैन से दैट ही वॉज नंबर 2 एंड नंबर 2 ही रेफर करते थे उनको सब. नेक्स्ट यू कैन से दैट ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स. तो क्या होता है कि कई ऐसे लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिन पे
हमारे सीनियर्स या जो बॉसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि अगर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से एक आइडिया आया है तो इट हैज़ टू बी गुड। ऐसा इंप्रेशन या ऐसी इमेज बन जाती है कई एम्प्लॉयज़ की। सेम केस वॉज विद सुबू ऑल्सो। तो जब भी प्रोड्यूसर किसी डिलेमा में होता था तो सपोज लेट्स से कि प्रोड्यूसर को कोई एक पर्टिकुलर शॉट करना है एंड ही इज अनेबल टू मेक अप हिज माइंड कि वो कैसे उसको शूट करें या उस सीन को, पूरे सीन को कैसे डिजाइन करें कि बहुत इफेक्टिव एक आउटपुट निकल आए। तो ऐसे केसेस में वो प्रोड्यूसर जो है वो सुबु के पास सोल्यूशन के लिए जाते थे। तो सुबु से वो पूरा उनको सीन बताते थे कि मेरा मोटिव क्या है इस सीन का। मेरा मोटिव ये है कि मुझे, जैसा कि उन्होंने यहाँ बताया, कि उन्हें एक अंडर वाटर फाइट दिखानी है एक रैट और एक टाइग्रेस के बीच। एंड साथ ही ये बताना है कि द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स एंड टेंड्स देम लविंगली। कि जो पूरी लड़ाई के बाद जो विनर होता है वो दूसरे के कब्स को प्यार देता है या उसको, उनको नहीं मारता, उनको सिंपैथी देता, कि उसको सिंपैथेटिक फील होता है एंड देन वो उनको नहीं मारता, साथ ही उनको नर्चर करता है। तो ये पूरा सीन जो है प्रोड्यूसर ने सुबु को एक्सप्लेन करा एंड ही वांटेड सम सजेशंस फ्रॉम हिम कि मैं इसको शूट कैसे करूं, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसे केसेस में, ऐसी सिचुएशंस में जब सीनियर ही डिलेमा में है या जब सीनियर ही नहीं सोच पा रहा तो सुबु के पास हमेशा ही सॉल्यूशंस होते थे। तो सुबु फटाफट से, सुबु क्या करते थे, सुबु फटाफट से 4 और तरीके बता पाते थे कि जिससे कि रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफस्प्रिंग, मतलब विनर जो है रैट, वो किस तरह, वो ऐसे 4 और सिनेरियोज बता देते थे इंस्टेंटली। जब तक वो अपनी बात खत्म करते थे सुबु के पास आंसर उसी टाइम अवेलेबल होता था कि ये 4 और ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर प्रोड्यूसर को उन 4 में से भी कोई पसंद ना आए या उनको कोई सूटेबल ना लगे तो सुबु के पास 14 और सॉल्यूशंस होते थे। अब बताओ, ऐसे एम्प्लॉय पसंद नहीं आएंगे बॉस को तो कौन आएगा। सो दैट इज वन ऑफ हिज ट्रेट्स कि कैसे ही ऑलवेज हैड सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स। Filmmaking must have been and was so easy with a man like Subu around, and if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subu. तो इतनी ज़्यादा उन्होंने तारीफ करी है ऑथर ने सुबु के बारे में कि वो कह रहे हैं कि फिल्म मेकिंग जो काम है फिल्म मेकिंग का, वो सुबु जैसे इंसान के बिना तो मुश्किल है या उनके बिना तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर सुबु जैसा एम्प्लॉय हो ऐसे बिजनेस में, ऐसे फिल्म मेकिंग में, तो कितना आसान हो जाता है एक कंपनी के लिए काम करना। एंड साथ ही वो कहते हैं कि सुबु जो है वो डायरेक्शन और डेफिनेशन देते थे जेमिनी स्टूडियोज को ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स। तो हाउ इम्पोर्टेंट ही वॉज, वी गेट टू नो कि कितने इम्पोर्टेंट थे वो कंपनी के लिए, जेमिनी स्टूडियोज के लिए एंड साथ ही उनके बॉस के लिए भी। Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. So we stop here to understand again this point that again poet tells us कि सुबु जो है उसका एक अलग आइडेंटिटी थी कैसे एज अ पोएट। सुबु भी एक पोएट था। सो अगेन वी कैन कनेक्ट इट विद द टाइटल पोएट्स एंड पैनकेक्स कि मैंने आपको बोला था बहुत ही सारे कैरेक्टर्स हैं जो पोएट्स थे एंड जिनकी हमारे इस चैप्टर में बात हो रही है। तो हमें ये पता चलता है कि सुबु की एक अलग आइडेंटिटी थी एज अ पोएट। एंड ही वॉज केपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स। लेकिन
फिर भी वो चूज क्या करते थे, टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मासेस, सिर्फ वो कुछ मासेस को ही अपनी पोइट्री एड्रेस करते थे, जबकि वो बहुत केपेबल थे, उनमें बहुत पोटेंशियल था और कॉम्प्लेक्स काम करने का, या फिर और कॉम्प्लेक्स और हाई लेवल का काम करने का। स्टिल वो उनकी चॉइस यही थी कि वो अपनी पोइट्री जो है वो मासेस को एड्रेस करें। His success in films His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements, or so his critics felt. So it says, the author says that his success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements. जो उनकी literary achievements थी वो सारी तो छोटी लगती थी उनके जो फिल्म्स का सक्सेस है उसके सामने, एटलीस्ट ऐसा क्रिटिक्स को तो यही लगता था। He composed several truly original story poems in folk refrain and diction and also wrote a sprawling novel. नॉवल का नाम क्या था? थिलाना मोहनम्बल, with dozens of very deftly etched characters. Okay, now we say कि उन्होंने several truly original story poems in folk refrain. फोक रिफ्रेन आप समझते हैं, फोक कल्चर जो होता है आपके रीजनल कल्चरल से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होगी उसे फोक कहा जा सकता है। कि वो उन्होंने बहुत ही सारी ऐसी स्टोरी पोएम्स कंपोज करी थी फोक रिफ्रेन में एंड डिक्शन, एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल। नॉवल का नाम आप याद कर सकते हैं, थिलाना मोहनम्बल, with dozens of very deftly etched characters. Now this word deftly का क्या मतलब होता है? Deftly का मतलब होता है in a way that is neatly done and skillful, बहुत ही skillful way में, और etched characters मतलब बहुत ज़्यादा घुसे हुए थे वो स्टोरी के अंदर, they were deep rooted. Etched का अदरवाइज मतलब कुछ ऐसा होता है कि something that is engraved. We say that this person is etched to my heart. So etched to my heart, etched का मतलब यही होता है that बहुत ज़्यादा attached. That is what is being used here, attached या engraved जो था. He quite successfully recreated the mood and characters. He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th century. He was an amazing actor. He never aspired to the lead roles, but whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. So till here, you see almost the entire page and we are just talking about Subbu and his traits. तो इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं हमारे ऑथर ने सुबु के लिए, क्योंकि सुबु की इतनी सारी क्वालिटीज़ थी, इतने अच्छे थे वो, एज also a very talented person. He was also a poet. We have just read about it. He also, it's written that he was an amazing actor. साथ ही लिखा है कि वो कभी लीड रोल के लिए एस्पायर नहीं करते थे, मतलब वो कभी ड्रीम नहीं करते थे लीड रोल का, पर जो भी सेकेंडरी रोल या सब्सिडरी रोल उन्हें मिलता था वो उसे इतने खूबी से निभाते थे या इतने अच्छे से उसको परफॉर्म करते थे कि जो बाकी जो मेन लीड है उससे भी इतना अच्छा वो परफॉर्म करते थे। But whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. जो main players हैं उनसे भी अच्छी उनकी performance हुआ करती थी। He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. Such a charitable and improvident man, and yet he had enemies. तो अब तक यही बताया जा रहा था. So author was only trying to counter
कि वो बस यही हमें कन्विंस करना चाह रहे हैं कि जो भी ऑफिस बॉय के ग्रजेस थे या जो भी चीज़ें ऑफिस बॉय को पसंद नहीं थी वो सब इररेलेवेंट था. He was actually a very genuine and a nice person. He was so talented, he was always cheerful. हमेशा he had worked for somebody else, he was tailor-made for films. And he performed his roles very well. इतनी सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं that he was also he gave direction and definition to Gemini Studio. तो वो यही कह रहे हैं. साथ ही उन्होंने बताया वो कितने ओपन हार्टेड थे कि वो उनका जो घर था वो इतने नियर एंड फार रिलेशंस वालों के लिए इट वाज लाइक अ होम टू देम. एंड वो इस सब में भूल जाते थे कि वो ऑलरेडी इतना स्पेंड कर रहे हैं, या ही नेवर यूज्ड टू गेट कॉन्शियस और ही नेवर यूज्ड टू बॉदर अबाउट दिस फैक्ट कि कितने सारे लोगों को वो खाना खिला रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं. Such a charitable and improvident man. Improvident का मतलब होता है spendthrift, जो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करता हो, पैसे खर्च करता हो, एंड येट ही हैड एनिमीज. सो ऑथर जो है वो इतने हैरान है कि इतना अच्छा आदमी स्टिल देर आर पीपल हु डोंट लाइक हिम. Was it because he seemed so close and intimate with the boss? Or was it his general demeanor that resembled a psychopath's? Or his readiness to say nice things about everything? तो अब ऑथर इज ट्राइंग टू गेस कि क्या रीज़न हो सकता है कि उनके इतने अच्छे इंसान के एनिमीज क्यों हैं, या इतने अच्छे इंसान के भी इतने सारे ऐसे लोग क्यों हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते. तो वो कहते हैं कि ये रीज़न क्या हो सकता है. क्या ये रीज़न है कि वो बॉस जो है उनका SS वसन उससे बहुत ज़्यादा क्लोज है, या फिर ये रीज़न है कि हिज जनरल डिमीनर दैट रिजेंबल्ड अ साइकोपैथ. डिमीनर का मतलब होता है आउटवर्ड बिहेवियर, एंड साइकोपैथ का मतलब होता है a person who behaves in a certain manner to gain advantage. तो मतलब वो ट्राई कर रहे हैं बताने का इसलिए क्योंकि वो बॉस के इतनी क्लोज हैं, या इसलिए क्योंकि उनकी नेचर इतनी his nature is such that he has a very outward behavior, or people think that he is behaving in such a way so as to get some kind of advantage. और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर ये रीजन है कि वो हर चीज के बारे में अच्छी बात बोल सकते हैं. लाइक ही लुक्स एट द पॉजिटिव्स ऑफ एवरीथिंग. In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst things for Subbu. Direst मतलब extremely serious और urgent. मतलब of all the things, उन्होंने एक पूरे पेज का डिस्क्रिप्शन दिया है हमें. This whole page, so many lines of good things about Subbu, yet he says in the end कि एक इंसान है मेकअप डिपार्टमेंट में जिसे बिल्कुल भी नहीं पसंद सुबू, या जो इतना उनके बारे में इतना बुरा सोचता है या उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है. Moving ahead, we say, you saw Subbu always with the boss but in attendance roles. You saw Subbu always with the boss, but in the attendance roles, he was grouped under a department called the story writing department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. Again, this word poets has been used कि वो कहते हैं कि as per the attendance records या फिर as per the records वो पार्ट थे एक ऐसे डिपार्टमेंट का जिसका नाम था स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट, बट ये सिर्फ रिकॉर्ड्स पर्पस के लिए था. एक्चुअली में उन्हें कहाँ पाया जाता था, हमेशा ही वो बॉस के साथ ही पाए जाते थे. बिकॉज ही वॉज नंबर 2, तो इसीलिए वो हमेशा ही बॉस के साथ ही पाए जाते थे. देन बात हो रही है अब स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट की. स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट जिसमें एक लॉयर है एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स. The lawyer was also officially known as the legal advisor. Okay, let me stop here and mention one more important highlight of the chapter, that is the lawyer. The lawyer.
इन्हें द लॉयर के नाम से ही बुलाया गया है थ्रू आउट द चैप्टर. Let's read what is being told to us about the lawyer. The lawyer was also officially known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. An extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over on the sets while the recording equipment. While everyone stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment. When the actress paused for breath, the lawyer said to her, "One minute, please," and played back the recording. There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress's tirade against the producer. But when she heard her voice again through the sound equipment, she was struck dumb. A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. She never quite recovered from the terror she felt that day. That was the end of a brief and brilliant acting career. The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about that sad end. Okay, it was a very long paragraph. I'll explain it slowly. Starting off with the lawyer. अब इस पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन हो रही है किसकी, एक न्यू कैरेक्टर की जिसका नाम है द लॉयर. साथ ही हमें बताया गया है लास्ट लाइन और लास्ट थिंग अबाउट सुबू प्रोबेबली कि सुबू रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो वो स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट का पार्ट थे, लेकिन असलियत में वो यूजुअली नहीं हमेशा ही बॉस के साथ ही पाए जाते थे. देन द ऑथर मूव्स ऑन टू द स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट. अब स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग थे, राइटर्स थे, पोएट्स थे एंड एक लॉयर था. द लॉयर जिसको रेफर किया जा रहा है. सो द लॉयर ऑफिशियली उसको क्या बुलाया जाता था, लीगल एडवाइजर बुलाया जाता था, लेकिन सब लोग एकदम उसके बारे में एक अलग व्यू रखते थे, एकदम ऑपोजिट. सो एक इंसिडेंट के बारे में बात हो रही है कि कैसे एक बार की बात है, एक एक्ट्रेस, एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस एक बार प्रोड्यूसर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी एंड उसके ऊपर सेट्स पर ही वहीं पर सबके सामने शी वाज जस्ट स्क्रीमिंग एट द प्रोड्यूसर एंड बहुत लाउडली उनके ऊपर वो चिल्ला रही थी बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर रीजन. तो जहाँ यहाँ तक कि सब लोग सुन रहे थे, उनको आसपास के सब लोग उन्हीं के ऊपर ध्यान दे रहे थे. उस टाइम पे लॉयर ने क्या किया, द लॉयर ने जो इक्विपमेंट होता है उनका रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट उसको चुपचाप से ऑन कर दिया एंड जब वो एक्ट्रेस रुकी थोड़ा सांस लेने के लिए और अपनी दोबारा से अपनी पूरी वो भड़ास निकालने के लिए, तो लॉयर ने उसी मोमेंट पे, जब वो कुछ ही सेकंड का पॉज था, उसी मोमेंट पे उनकी वो पूरी रिकॉर्डिंग जिसमें शी स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एट द प्रोड्यूसर, वो पूरी रिकॉर्डिंग उन्होंने प्ले कर दी. एंड वो अपनी खुद की रिकॉर्डिंग सुनकर इतनी ज़्यादा शी वॉज स्ट्रक डम, मतलब इतनी ज़्यादा वो चौंक गई कि उन्होंने इवेंचुअली अपना एक्टिंग करियर ही समाप्त कर दिया. दैट शी लेफ्ट हर जॉब दैट डे और इन सम टाइम and also she ended her acting career. See, this was written, that was the end of a brief and brilliant acting career. ठीक है, तो एक छोटा सा इंसिडेंट एंड कैसे उस एक्ट्रेस को द लॉयर ने कैसे चुप करा दिया एंड साथ ही उनको रियलाइज करवाया दैट द वे शी वाज स्क्रीमिंग और द वे शी वाज स्पीकिंग वाज नॉट गुड, कि वो खुद ही इतना हैरान परेशान हो गई अपनी ही आवाज सुनकर या अपने आप को ही देखकर. Now, the legal advisor, who was also a member of the story writing department, had unwittingly brought about that sad end. Now, this is the author confirms us कि जो sad end था, end किस चीज़ का, उस brilliant actor के एक्ट्रेस के एक्टिंग करियर का जो end था,
दैट वॉज ब्रॉट अबाउट बाय हु, बाय द लॉयर, बिकॉज उन्हीं की उस एक इंसिडेंट की वजह से वो जो एक एक्ट था छोटा सा कि उन्होंने वो रिकॉर्ड करा उनका पूरा, जो भी वो सुना रही थी प्रोड्यूसर को, उन्होंने पूरा पोर्शन रिकॉर्ड करके उन्हीं को वापस सुनाया, जिसकी वजह से उन्होंने शी वॉज वेरी शॉक्ड एंड शी वॉज काइंड ऑफ ऑल्सो एम्बेरस्ड प्रॉबेबली कि सबके सामने ये सब उन्होंने करा. सो दैट वॉज इट. Okay. While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail. सब लोग जो हैं जेमिनी स्टूडियो में सबकी एक काइंड ऑफ यूनिफॉर्म थी. यूनिफॉर्म क्या थी? यूनिफॉर्म थी एक खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लमजीली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट. धोती विद अ स्लाइटली ओवर, एक तो धोती थी खादी धोती एंड एक ओवरसाइज्ड वाइट खादी शर्ट, ये उनकी यूनिफॉर्म होती थी. लेकिन लीगल एडवाइजर या फिर जो लॉयर है वो अपने कोट पैंट एंड टाई या सूट में ही पाए जाते थे. Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamers, a neutral man in an assembly of Gandhiites and Khadiites. So again, a very funny description कि कैसा लगता था कि एक पूरा यूनियन है या इतने सारे लोग हैं जो जेमिनी स्टूडियो में, सब लोग जो है खादी की शर्ट और खादी की धोती में पाए जाते थे एंड यहाँ एक इंसान सिर्फ सूट पैंट में या कोट पैंट में उन्हें दिखता था. तो ऐसा लगता था कि एक इंसान है विद कोल्ड लॉजिक अमंग ऑल द ड्रीमर्स, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस है तो जाहिर सी बात है आर्टिस्ट हैं सारे एंड हर आर्टिस्ट के बड़े बड़े जो सपने होते हैं, दैट इज वाई इनको एज ड्रीमर्स रेफर किया गया है. या फिर एज अ न्यूट्रल मैन. अ न्यूट्रल मैन कहाँ पर? न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीइट्स एंड खादियाइट, जो सारे गांधी को फॉलो करने वाले, या दैट इज वाई दे आर वेयरिंग खादी. खादी फॉलोअर्स, गांधी फॉलोअर्स के बीच में एक न्यूट्रल इंसान. Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came of the film. Okay, this means that just like all the close people, all people who were close to the boss. So we understand कि the lawyer was also close to the boss and उन्होंने कहा जैसे कि बाकी सब close लोग are allowed to produce a film. Similarly, he was also allowed to produce a film because probably he was also close to the boss. And even though बहुत सारा पैसा या स्टॉक या बहुत सारा मेकअप यूज हुआ होता है उनकी फिल्म्स में, नॉट मच केम आउट ऑफ द फिल्म. फिल्म जो है वो इतनी ज़्यादा हिट नहीं हुई या पॉपुलर नहीं हुई. Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in the all human history where a lawyer lost his job because of the poets were asked to go home. Again a very funny description. Simply वो कह सकते थे that he lost his job, लेकिन नहीं, हमारे ऑथर ने हमें कैसे बताया, इतने फनी तरीके से उन्होंने बताया कि ह्यूमन हिस्ट्री में, क्योंकि एस.एस. वासन ने ये डिसाइड करा कि वो सडनली वो स्टोरी डिपार्टमेंट जो है उसको शट डाउन करेंगे, तो इसीलिए ऑथर ने कहा कि ह्यूमन हिस्ट्री में शायद ये पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि पोएट्स को घर भेजा, साथ ही एक लॉयर की नौकरी चली गई. Okay, let's read ahead. So I hope we have noted down some important points of the lawyer, जैसे कि उन्होंने कैसे वो इंसिडेंट के बारे में यू शुड नो, जो एक्ट्रेस वाला इंसिडेंट था. Then we can say कि he was also a person that was close to the boss, and you can say that
He wore different clothes than the other employees जो जेमिनी स्टूडियो में या आर्टिस्ट जो जेमिनी स्टूडियो में वर्क करते थे. एंड ये सारी चीजें आप लिख सकते हो दैट ही वाज आल्सो अलाउड टू प्रोड्यूस फिल्म्स. ओके, मूविंग ऑन. Gemini Studios was the favorite haunt of poets like SDS Yogyar, Sangu Subramaniam, Krishna Sastry and Harendranath Chattopadhyay. It had an excellent mess which supplied good coffee at all time of the day and for most part of the night. So, जो Gemini Studio है ना वो poets के लिए एक hub था. पोएट्स आते थे, पोएट्स जाते थे वहाँ पर, बहुत ही पोएट्स वहाँ पर काम भी कर रहे थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. तो अब उसके बारे में बात हो रही है कि इट वॉज अ हब फॉर सो मेनी पोएट्स एंड बताया जा रहा है कि उसकी एक बहुत ही एक्सीलेंट मेस थी विच सप्लाइड गुड कॉफी एट ऑल द टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट. Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. So उस जमाने की बात है जब कांग्रेस रूल था एंड कांग्रेस रूल एंड प्रोहिबिशन के ज़माने में जब कोई आपको डिस्कस करने के लिए मिल जाए ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी आराम से पीसफुली, तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे सब पोएट्स आपस में मिलकर उस मेस में बैठकर जहाँ पर दिन रात वहाँ बहुत अच्छी कॉफ़ी भी मिलती थी. Barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studio radiated leisure, a prerequisite for poetry. So कुछ ऑफिस बॉयज को छोड़कर बाकी एंड कुछ क्लर्क्स को छोड़कर सब लोग स्टूडियो पे दे यूज टू एंजॉय अ लॉट. मतलब वो बहुत ज़्यादा माइंड फ्री रहते थे, इतना स्ट्रेस नहीं लेते थे, विच वॉज ऑल्सो अ नेसेसिटी. मैंडेटरी था. अगर आपको पोएट्री लिखनी है तो आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए, यू शुड बी वेरी स्ट्रेस फ्री, नहीं तो आप पोएट्री भी कैसे लिख पाएंगे. Most of them radiated leisure, a prerequisite for poetry. Most of them wore khadi and worshipped Gandhiji, but beyond that they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. Naturally, they were all averse to the term communism. A communist was a godless man. तो बताया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ देम, ऑलमोस्ट सब लोग ही गांधी के फॉलोअर्स थे, गांधी जी के फॉलोअर्स थे. एंड बट अदरवाइज दे डिड नॉट यूज टू लाइक पॉलिटिक्स एट ऑल. वो इन्वॉल्व ही नहीं होते थे उस पॉलिटिकल थॉट में. नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म. वो दूर भागते थे इस टर्म से कम्युनिज्म की. एंड एक कम्युनिस्ट को वो एक गॉडलेस मैन समझते थे. He had no filial or conjugal love. He had no compunction about killing his own parents or his children. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. So बहुत ही words use करे गए हैं. एक तो है जो हमारा filial word जो है उसका मतलब होता है रिलेटिंग टू और ड्यू फ्रॉम अ सन और अ डॉटर. कंजुगल का मतलब होता है रिलेटिंग टू मैरिज. कंपंक्शन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ गिल्ट. तो कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म से लोग दूर भागते थे एंड कम्युनिस्ट उनको एक गॉडलेस इंसान की तरह लगते थे. तो इसका मतलब ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें कोई गिल्ट नहीं होगी अपने ही पेरेंट्स को किल करने में, अपने ही बच्चों को किल करने में, ना ही उनके अंदर कोई ऐसी लव की फीलिंग होती है. एंड दे वर ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल. एंड वो लोग का हमेशा एम ही यही होता था कि वो इनोसेंट और इग्नोरेंट पीपल को जाकर टारगेट करें. Such notions, which prevailed everywhere else in South India at that time also, naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studios. Evidence of it was soon forthcoming. So we see that ऐसी notions जो हैं वो सब जो Gemini Studios के employees हैं उनमें सब में पाई जाती थी. Now with this we have also covered another aspect of the chapter which is the poets. We can say what
कि एक हब था, जेमिनी स्टूडियो वॉज अ हब फॉर पोएट्स, है ना, हम कह सकते हैं इट वॉज अ हब फॉर पोएट्स. They were not fond of communists, we can say, and they were averse to the term communism. ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं कि वो कैसे अपना लेजर टाइम एंजॉय करते थे, अपनी कप ऑफ कॉफी पे डिस्कशंस करते थे. ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो. ओके. When Frank Buchman's moral rearmament army, again a new term or a new highlight of the chapter, we'll just note down. Rearmament army. This is the sixth one. या फिर इसको इन शॉर्ट क्या कहा जाता है मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी को? एमआरए. चैप्टर में भी एमआरए की तरह इसको कई जगह पर इस्तेमाल हुआ है. ओके. When Frank Buchman's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. Someone called the group an international circus. They weren't very good at the trapeze, and their acquaintance with animals was only at the dinner table. ट्रपीज क्या होता है? ट्रपीज होता है ओके ये जो विजिटर्स हैं, लेट मी स्टार्ट विद दिस. जो विजिटर्स हैं मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के लोग, दे वर अराउंड 200 पीपल जिन्होंने मद्रास विजिट करा समटाइम इन 1952. एंड उन्हें जेमिनी स्टूडियो से अच्छा होस्ट तो नहीं मिल सकता था, तो वो वहीं पर उनके साथ में ही रहे. एंड कुछ लोग ऐसा कहते थे कि ये सब लोग, ये जो ग्रुप है ये एक इंटरनेशनल सर्कस है. तो इसीलिए ऑथर ने कहा दे वॉन्ट वेरी गुड एट ट्रपीज. ट्रपीज होता है जो एक्रोबैट्स होते हैं सर्कस में, जो तरह तरह के हवा में कुछ कुछ जंप्स करते हैं एक एक साइड से दूसरी साइड. तो वो जो उनका एक बार होता है विच इज यूज बाय द एक्रोबैट्स इन सर्कसेस, उसको, उस बार को या उस रॉड को जिसको पकड़ के वो एक से दूसरे पे जंप करते हैं, उसे ट्रपीज कहते हैं. So the author says they weren't very good on trapeze as well, and their acquaintance with animals was only at the dinner table. But they presented two plays in a most professional manner. Their Jotham Valley and the Forgotten Factor ran several shows in Madras, and along with the other citizens of the city, the Gemini family of 600 saw the plays over and over again. The message of the plays were usually plain and simple homilies, but the sets and costumes were first rate. Okay, so we are being told that ये जो ग्रुप था इन्होंने प्लेज भी परफॉर्म करे, एंड प्लेज में इन्होंने दो इनके मेन प्लेज थे, एक द जॉथम वैली, सेकंड द फॉरगॉटन फैक्टर. तो ये दोनों प्लेज इन्होंने बहुत ही शानदार प्लेज प्रेजेंट करे जो कि पूरी सिटी ने देखे, एंड साथ ही जेमिनी स्टूडियो या जेमिनी फैमिली जो है जिसमें 600 लोग थे, सबने मिलकर देखा और साथ ही अप्रिशिएट किया. जो इनकी स्टोरी लाइन थी वो काफ़ी, या जो मैसेज था जो इन प्लेस से आता था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था. बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट एड. बट जो सेट था और जो कॉस्ट्यूम्स थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. Madras and the Tamil drama community were terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley. So MRA के बारे में हम देख सकते हैं, अभी हम और भी पढ़ेंगे इसके बारे में कि हमने क्या देखा कि MRA जो हैं उन्होंने इतने बढ़िया ये जो दो प्लेस करे कि उनका सनसेट और सनराइज का सीन
उसके बाद इतने प्लेज ने ट्राई करा उसी तरह वो प्रेजेंट करें या उसको कॉपी करने की कोशिश करी। कैसा था वो? जोथम वैली विद अ बेयर स्टेज, a white background, curtain and a tune played on the flute. It was some years later that I learned that MRA was a kind of counter movement to the international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands. Now the author says, कुछ सालों बाद मुझे समझ आया कि MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands. मतलब ये जो उन्होंने प्ले करा था, या फिर जो हम कह सकते हैं कि इन्होंने ये जो उनको पूरा होस्ट करा इतने सारे इतने बड़े ग्रुप को और उनको प्लेस करने दिए, उनका कुछ एक मोटिव था। वो ये मोटिव था कि दे वर अ पार्ट ऑफ, और कुछ एक मूवमेंट चल रही थी टू दैट इट वाज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। इसी वजह से या इसी मोटिव से वो इतनी बड़ी टीम लेकर उनके स्टूडियो में आए और उन्होंने इतने सारे शोज प्रेजेंट करे। सो ये थे हमारे फर्स्ट विजिटर्स ऑल्सो। अब हमने 2 विजिटर्स के बारे में बात करी है। दीज वर आर फर्स्ट विजिटर्स। सेकेंड विजिटर के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस, बट टिल देन यू शुड नो कि एमआरए की इम्पोर्टेंस क्या थी या एमआरए से रिलेटेड चीज़ें क्या क्या थी जो हमने अभी अभी हमारी स्टोरी में रीड करी। ये हमारे फर्स्ट विजिटर थे जो कि जेमिनी स्टूडियो ने होस्ट करे। एंड साथ ही एमआरए के बारे में आप बता सकते हैं उन्होंने जो 2 प्लेस करे, एंड वो कहाँ से कौन सी ईयर में वो आए थे, एंड कैसे सब लोग उनके उन प्लेस से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। सो रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई एम गोइंग टू टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।